तो आज जो डिजीज है वो स्टेटोरिया। स्टेटोरिया इज ए फॉर्म ऑफ द क्रॉनिक डायरिया। ये डायरिया का ही एक रूप है। डायरिया में ही ये आता है। ये स्टेटोरिया हम कहते हैं। तो स्टेटोरिया जो है कैसे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक कर सकते हैं और स्टेटोरिया क्या होता है, जिसको हम आज की क्लास में जानेंगे, समझेंगे कि स्टेटोरिया क्या होता है। तो पेशेंट में इसमें जो देखने को मिलता है, तो सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो पेशेंट जो है कंप्लेन करता है, जो शिकायत करता है कि पासिंग पेल बल्कि स्टूल which look like grassy, or there may be attack of the chronic diarrhea and there is a loss of weight, the condition is steatoria। means कि complaints of the passing stool, यानी कि इसमें भी सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होता है, दैट इज द डायरिया। तो ये डायरिया में जो स्टूल का कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि पीला होता है। ठीक, इसमें पीला होता है एंड बल्कि स्टूल माने ज्यादा मात्रा में जो स्टूल होता है बल्कि स्टूल। ठीक, इसमें देखने को मिलता है हमें, इसमें बल्कि बल्कि माने ज्यादा मात्रा में, ठीक, भारी मात्रा में। और क्या कैरेक्टर होता है, ग्रेसी, देयर में भी अटैक ऑफ द क्रॉनिक डायरिया एंड लॉस ऑफ वेट। ठीक, डायरिया और लॉस ऑफ लॉस ऑफ वेट होता है। इसमें वजन घटता है, इस पेशेंट का वजन जो है वो घटता है मुख्य रूप से। और जो सिम्टम्स होते हैं मुख्य रूप से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स वेरी कंसिडरेबली, ठीक, जो है डिपेंडिंग द पार्टली ऑन द कॉज। ये थोड़ा निर्भर होता है कि इसका कारण क्या है, उसी हिसाब से सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक, और देयर में भी पेल बल्कि फैटी अपीयरेंस ऑफन फ्लोट ऑफ द वाटर। और क्या होता है इसमें, जो ये होता है फैटी अपीयरेंस, फैटी अपीयरेंस होता है स्टूल का, और उसमें लगता है कि पानी पे कुछ तैर रहा है, ऐसा उसमें फैट तैरते हुए दिखेगा। ठीक है, देयर में भी 2 to 5 स्टूल ए डे, 2 से 5 स्टूल पर डे। ठीक, 2 से 5 बार ऐसा होता है। एंड स्टूल में भी गैसी एंड मे बी बार्गोगाइमी, गैसियस एंड एनर्जी आर फ्रीक्वेंट, हाउएवर एब्डोमिनल सिम्टम में बी लार्जली एब्सेंट। यानी कि गैसियस होता है, ये मुख्य रूप से गैसी होता है। स्टूल जो है वो गैस के साथ निकलता है। बार्गोगाइमी और गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन,
डिस्टेंशन ऑफ द एब्डामिन, गैसियस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन। ठीक, गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डामिन हमें देखने को मिलता है इसमें, यानी कि पेट में लगता है कि गैस जो है हमेशा भरा हुआ है, गैसियस। और लॉस ऑफ वेट मैंने बताया, एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टेटोरिया इन सच केसेस, अर्ली सिम्टम में एनीमिया। ठीक, इसमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया, खून की कमी, एनीमिया may be result विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन बी डिफिशियंसी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन, विटामिन्स। ठीक, वीकनेस होगी, कमजोरी होगी, थकान होगा, इसको वीकनेस। गुड मॉर्निंग सर। वीकनेस होगी, थकान होगा, कमजोरी होगी, इसमें जो हमें देखने को मिलेगा इसमें कि वीकनेस, कमजोरी और थकान। ये सर बोर्ड नहीं देख रहा है सर। ये जो पढ़ा रहे हैं स्टेटोरिया है, स्टेटोरिया ए क्रॉनिक फॉर्म ऑफ द डायरिया, इसको हम स्टेटोरिया कहते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है, ये तो इतने सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल गए, इस रोगी में इतने सारे लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये सारे लक्षण जो हैं आपको दिखे कि इतने सारे लक्षण कि पेल, बल्कि स्टूल माने भारी मात्रा में, ग्रेसी स्टूल, फैटी अपीयरेंस, स्टूल में फैट दिखेगा, पानी में तैरता हुआ, और लॉस ऑफ वेट, 2 से 5 स्टूल पर डे होता है, वीकनेस, कमजोरी, गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डामिन, उसका एब्डामिन लगेगा जैसे फूला हुआ है। ठीक, एनीमिया, उसमें खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स, विटामिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। समझ गए बात। अब आते हैं, जैसा कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किसी रोग का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या जानना होता है कि फर्स्ट द सिम्टम्स, सेकेंड्स द ऑर्गन्स, और उस ऑर्गन्स में क्या हो रहा है। ठीक, जो मैंने मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताया है, बनाया है, जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी, वो मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो इसी तरीके से मैंने बनाया है ताकि आप आसानी से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सीख सकें और चिकित्सा कार्य किसी भी रोगी को कर सकें और रोगी को ठीक कर सकें। तो आर्गन मुख्य रूप से इसमें क्या होता है ये हमें देखना है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, उस अंग में क्या पैथोलॉजी होती है उसी हिसाब से। तो आर्गन क्या है यहाँ पे, मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी अंग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें बीमार होता है। और वहां पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब अवशोषण कम होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, माल
माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम, यानी कि यहां पे एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, कम हो रहा है एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। और उसके कारण क्या हो रहा है, डिफिशियंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स, फैट का कम एब्जॉर्प्शन, बट आल्सो केवल नॉट ओनली द फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन, हिमैटिनिक फैक्टर, फोलिक एसिड एंड विटामिन। यहां पे क्या हो रहा है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फोलिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, जिसमें कि कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम, आयरन, ये सब भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है वहां पे। हम देखते हैं कि वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि ये तमाम सारी डिफिशियंसी, यानी कि ऑर्गन्स हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें क्या हो रहा है कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम डेवलप हो गया है, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अब इलेक्ट्रोपैथी में इसका ट्रीटमेंट करना तब आसान हो जाएगा जब वहां आप जान जाएंगे कि क्या हो रहा है वहां पे। आ रहा है समझ में? आपको ये चीजें जानना पड़ेगा। कोई पेशेंट आके कहता है कि दिन भर में 2, 4, 5 बार जाते हैं, पेट फूला रहता है, जो पानी जैसा स्टूल होता है उसमें सफेद सफेद चीजें दिख रही हैं, और बहुत वजन मेरा तेजी से घट रहा है, ठीक। तो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि वो सफरिंग फ्रॉम द स्टेटोरिया, ठीक है, यानी कि स्टेटोरिया से सफरिंग कर रहा है। अब आता है कि इसकी, इसमें जो मुख्य रूप से आर्गन्स क्या है, आर्गन्स तो मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कारण क्या है इसके, ठीक है। तो कारण में मैंने चीजों को बताया ही है, एक तो यहाँ पे आर्गन्स वाले में कि हो क्या रहा है वहां पे, ठीक। तो कारण में जब आते हैं कॉजेज में, तो इंटरनल कॉज, तो यहां जो आंतरिक कारण है मुख्य रूप से जो देखने को मिल रहा है, तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रोपैथी में जो पहला कारण बताया गया है टियोलॉजी ऑफ द डिजीज में, कि विटिएशन ऑफ द लीफ आर द विटिएशन ऑफ द ब्लड आर द विटिएशन ऑफ द बोथ, यानी कि परिवर्तन। तो imbalance of the constitution is the first cause in the electrohomeopathy of the any disease, क्योंकि मोड ऑफ जो ट्रीटमेंट है, तो वी चेक द विटिएशन ऑफ द lymph एंड ब्लड एंड बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। यानी कि जब हम इलेक्ट्रोपैथी से किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, जिसमें हम रोगी को ठीक करते हैं। तो ठीक करने के लिए 2 चीज हमें करना होता है। पहला तो उसके रक्त और रस में आए हुए परिवर्तन को ठीक करना है, ठीक, रक्त और रस में परिवर्तन, आए हुए परिवर्तन को। दूसरा कि जब हम बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे,
तो रोगी पूर्ण रूप से ठीक होगा। ठीक है, तो पहला कारण तो हमारे वहां इम्बैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि प्रकृति में बिगड़ाव रोग का कारण हम मानते हैं। आ रहा है समझ में कि उस रोगी में प्रकृति का बिगड़ाव जो है वो हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का महत्व होता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगी को ठीक करने में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का बहुत ही महत्व है। जो प्राकृतिक दवाई है उसका बहुत ही महत्व है। तो इसमें इटियोलॉजी में तो प्राइमरी डिफेक्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली जूजनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली जूजनम में कारण क्या है? तो एट्रोफिक चेंज इन बिलाई, ठीक, एट्रोफिक चेंज इन बिलाई, जहां एब्जॉर्प्शन होता है बिलाई के माध्यम से, उसमें एट्रोफी हो जाए, सिकुड़ाहट हो जाए। समझ गए बात को? एट्रोफी ऑफ द बिलाई। ट्रॉपिकल स्क्रू कारण है इसके होने के, ट्रॉपिकल स्क्रू। और यानी कि कारण में मैंने बताया कि इंटरनल काज में पहला जो है प्रकृति में बिगड़ाव, ठीक, कि कॉन्स्टिट्यूशन, इम्बैलेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड जब आते हैं यहां पे, तो हमने क्या बताया कि फर्स्ट द इटियोलॉजी जो क्लासिफाइड है इटियोलॉजी में, तो पहला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट जूजिनम पार्ट है, उसमें हम जो देखते हैं जो बिलाई है, तो बिलाई में एट्रोफी हो जाए, वहां पे सिकुड़ापन हो जाए, एट्रोफी इन द बिलाई। बिलाई में ट्रॉपिकल स्क्रू डिजीज ऑफ कोर्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विद द एम्ब्लॉयड डिजीज, यानी कुछ बीमारियां स्मॉल इंटेस्टाइन की होती हैं उसमें। आगे लिखिए कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैक्टियल, रुकावट हो जाए, लैक्टियल जो होता है, जो खाना खाने के बाद जो चाइम बनता है, चाइल बनता है, जो लैक्टियल चीजें बनती हैं, तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट हो जाए उसको, जैसे कि लीड्स बाय द ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, इंटेस्टाइन की ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फो सार्कोमा, रेटिकुलो सार्कोमा, लिम्फो सार्कोमा, रेटिकुलो सार्कोमा। ये हो गया कि पहला बिलाई में एट्रोफी हो जाए। दूसरा मैंने इसमें बताया कि ट्रॉपिकल स्क्रू डिजीज या इंटेस्टाइन की कुछ बीमारियां, जैसे कि एम्ब्लॉयड डिजीज, ठीक। तीसरा मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट द लैक्टियल, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में, लिम्फो सार्कोमा में, यानी कि वहां लिम्फ नोड बढ़ जाए और सार्कोमा डेवलप हो जाए, रेटिकुलो सार्कोमा डेवलप हो जाए। उसके बाद आता है लोकल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ लोकल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लिख लीजिए उसको,
कि कुछ लोकल क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सिंपल स्ट्रक्चर, ट्यूबरकुलोसिस हो जाए, सिंपल कोई स्ट्रक्चर संरचना बन जाए धागानुमा, एनुलर कार्सिनोमा, एनुलर कार्सिनोमा। तो ये पहला कारण हो गया ड्यू टू द इंटेस्टाइन, कि इंटेस्टाइन के कारण ये हो रहा है। दूसरा कारण लिख लीजिए, सेकेंड द कॉज, यानी कि पहला इम्बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकेंड द इंटेस्टाइनल, थर्ड द डिफिशियंसी ऑफ बिलियरी सिक्रीशन पर्टिकुलरली इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, यानी कि बिलियरी सिक्रीशन, पित्त ना निकल रहा हो, बिलियरी सिक्रीशन कम हो रहा है ड्यू टू जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो बिलियरी सिक्रीशन कम हो रहा है। तो इसके कारण भी ये इस फैट का क्या होगा कि पाचन नहीं होगा। उसके बाद लिख लीजिए डिफिशियंसी ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, यानी जो पैंक्रियास से जो निकलते हैं एंजाइम्स जो पाचन कराने का काम कराते हैं, जैसे मान लो पित्त जो है, पित्त निकलता है तो फैट का पाचन होता है, उसी तरह से तमाम तरह के एंजाइम्स निकलते हैं जो क्या करते हैं पैंक्रियास से, जो हमारे पाचन के कार्य को कराते हैं। तो उसमें जो है डिफिशियंसी ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन सच एज pancreatic calculi or the carcinoma, fibrocytic disease condition may be diagnosed by radiological evidence of pancreatic calculi and deficiency of pancreatic enzyme sample obtained duodenal tubes, यानी कि पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए, डिफिशियंट हो जाए। अब कारण जो भी हो, पैंक्रियाटिक डक्ट में कैलकुली बन जाए, या वहां पे फाइब्रोसिस डेवलप हो जाए, या वहां पे किसी प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो जाए जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ना निकले, तो मे बी डेवलप द एस्टेटोरिया, इट इज द कॉज टू द एस्टेटोरिया। उसके बाद नेक्स्ट कारण होता है कि एबनॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिजल्टिंग द स्ट्रेंड लूपस द प्रीवियस ऑपरेशन बाय द डायवर्टिकुलम स्मॉल बाउल, यानी कि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वहां पे जो बैक्टीरिया, जो तमाम तरह के हमारे लाभदायक बैक्टीरिया हैं, उस फ्लोरा में वो जो है खत्म हो जाए, वहां पे कम हो जाए, वहां पे जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा के बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस वगैरह होता है। तो ये सारे कारण जो है, कारण मैंने आपको बता दिए कि ये सारे कारण जो हैं वो हैं। बाकी मैंने बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बिलाई है वहां पे ये जो एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, वहां पे एट्रोफी डेवलप हो जाए तो ये बीमारी होती है लोगों को। आया बात समझ में? अब इसका ट्रीटमेंट इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे कर सकते हैं? Treatment mainly depend upon the cause. Any disease, the treatment depend upon the cause. To balance the lymph and blood and balance the constitution of the patient. तो इसीलिए मैं ट्रीटमेंट बताता हूं। तो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक और जो प्रिंसिपल रेमेडी है, तो प्रिंसिपल रेमेडी में कारण की दवाइयां आपको देखने को मिलती हैं मुख्य रूप से।
आया मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे आते हैं तो सिम्टम्स में सिम्टोमेटिक रेमेडी होती है, यानी कि यहाँ पे इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल। आ रहा है समझ में? तो अगर पेट फूला है, गैसियस फ्लैटुलेंस है उसको पेट में, तो एक्सटर्नल रूप से हम दवाइयों को प्रयोग कर सकते हैं कि एक्सटर्नल रूप से अगर उसका पेट फूला हुआ है तो वहां पे हम F2 YC5 ठीक ये एप्लीकेशन करा सकते हैं। इंटरनल रूप से इसमें WE ठीक है, WE हम चलाते हैं इंटरनल रूप से। ऑर्गेनिक रूप से आते हैं तो मुख्य क्या रूप से इन्वॉल्व है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की दवाई हमारी यस्टेन होगी ठीक। फिर इसकी ऑर्गेनिक दवाई C10 या यहाँ पे C10 C3 ठीक है, C3 होती है। उसके बाद मुख्य रूप से यहाँ पे F1 होती है। बाकी कारण के हिसाब से ठीक है, अगर पित्त ना निकल रहा हो, आ रहा समझ में, बिलियरी है तो यहाँ पे क्या होता है यस5 होता है, समझ गए। अगर पैंक्रियाटिक है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन नहीं हो रहा है तो C10 प्लस F1 ठीक है, पित्त नहीं निकल रहा है तो यस5। एट्रोफी आपका विलाई हुआ है तो और वहां पे अगर ट्यूबरकुलोसिस या लिम्फेडोमा तो उसकी चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी कि उसके ट्यूबरकुलोसिस की दवाई फिर हमें P2 ऐड करनी पड़ती है, P2 ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस या इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, यानी कि जो जो कारण आपको दिखता है उसकी दवाइयां हमें ऐड करनी पड़ती ठीक है। और आते हैं तो इसमें S1 एंड E3 दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी टू बैलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मरीज में ऐसा है तो हम देते हैं। फिर मरीज में कमजोरी है, एनीमिया है ठीक, तो हमारी कमजोरी में भी S1 और A3 दोनों काम करेगी, कमजोरी में और एनीमिया में भी ठीक है। साथ में हम यस्टेन दे सकते हैं खाने के बाद, यस्टेन जिससे क्या होगा कि उसकी जो है कमजोरी, S1 से क्या होगा, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस होगा, दूसरा वीकनेस दूर होगी, तीसरा A3 देंगे तो तमाम तरह के विटामिन, एनीमिया, फोलिक एसिड, तमाम चीजों की जो कमी हो रही है उसको पूर्ति भी होगी और वो ठीक होगा ठीक। तो इस हिसाब से आप सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है कारण के आधार पे अंगों में आए हुए पैथोलॉजिकल या किसी प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के आधार पे जब आप दवाइयों का चयन करते हैं तो आप इस रोग को आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये रोग आसानी से ठीक किया जा सकता है बाय द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी
ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चिकित्सा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा स्टेटोरिया का किया जा सकता है।